वेलकम टू माय चैनल। रब ऐसे भी मनचाही ख्वाहिश पूरी करता है। वो अपने नाखूनों पर बने दिलकश डिज़ाइन को देखते सोच रही थी। दराज गर्दन में फिक्स ससुराल से आए चने बराबर हीरों की माला किसी बेआरामी बिना इसकी खाल के साथ चिपकी थी। वो मयसरा रज़ी थी, रज़ी इलाही की तीसरी बकौल माँ बाप की सबसे ज़िद्दी बेटी, जिसने अपने लिए आए हर रिश्ते से इनकार करते ये कहा था कि उसे कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम चाहिए। वो खुद कुछ अरसा कबल ही मकामी दीनी तंजीम से जुड़ने के बाद प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा बनी। फ़हम आया तो सारे मलबूसात नए सिरे से बनवाए, ज़िंदगी का ढब तब्दील किया। हिलाल का नज़रिया खासा वाज़ेह था इसके घर में, इसलिए सब ने इसकी इस तब्दीली को नोट तो किया लेकिन एतराज़ नहीं उठाया। किसी की ज़ाती पसंद नापसंद पर राय देना इसकी ज़ातियात में मुदाखलत गर्दाना जाता था। सो मयसरा रज़ी ने जब हेयर कट पर स्कार्फ लिया तो कोई आवाज़ घर से ना उठी, और फिर जब 2 सिविल सर्विस से जुड़े दामादों के बाद मयसरा के लिए मेजर साहब के बेटे का रिश्ता आया तो उसने फ़ौरन ही इनकार कर दिया। चलो अच्छा हुआ मयसरा ने खुद मना कर दिया। इस लड़के में पीने पिलाने का शौक़ सुनने में आया है। सलमा रज़ी ने सुबह सवेरे लॉन से तोड़े मोतिया के फूलों को प्याले में भरते मियाँ से कहा, जो रॉकिंग चेयर पर बैठे तस्बीह के दाने गिराते बीवी की बात सुनकर खामोश रहे। नौकरी बतौर शहरी हवाबाजी के ईमानदार अफसर करने पर वो पिछले 2 बरस से अदालती मुकदमा भुगत रहे थे। मसलियत हर वक्त सामने थी, ओहदा छोड़ दो या अहद ईमानदारी, दोनों से रज़ी इलाही के इनकार ने मामला को लटका रखा था। ये साल खासा नाजुक था। केस जज अचानक तब्दील कर दिया गया और इसका लहजा और तासुर दोनों ही पिछले जज से मुख्तलिफ और तीखे थे। ऐसे में मयसरा की ज़ौज के हवाले से फरमाइश भी इनके लिए दर्द सर बन रही थी। इसके मतलब का लड़का इनके गिर्द न था। 4 बेटियां वो ब्याह चुके थे, इनकी ऐसी कोई पसंद ना थी, मगर मयसरा 2 छोटी बहनों की शादी के बाद भी नेक मर्द के तस्वुर से दस्तबरदार ना हुई। और नेक मर्द था कि कहीं गायब था। बज़ाहिर अच्छे रिश्ते वो मुस्तरद कर देती कि इनके यहाँ दीन नहीं है। सलमा रज़ी को मयसरा की उम्र के 27वें बरस बड़ी जिद्दोजहद से इसकी शराइत पर पूरा उतरने वाला रिश्ता मिल ही गया। लड़का शहर के मशहूर अस्पताल में डॉक्टर और वालिदैन का इकलौता बेटा था। नाक नक्शा बड़ा भला था, इतना भला कि मयसरा रज़ी इसके सामने दब सी गई। लेकिन जिस चाहत से रिश्ते की इब्तदा हुई, मयसरा ने हर आन अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह रमा रखी। इसका ख्याल था हर अच्छी शय पर नज़र लगती है, और इसका होने वाला शौहर हमज़ा भी बहुत सारे पहलुओं से बहुत अच्छा है। निस्बत तय होने से शादी के दौरान माह भर का वक्फा तेज़ी से गुजरकर निकाह और रुखसती तक पहुंच गया। मयसरा रज़ी ने घूंघट तो बेशक नहीं निकाला था, लेकिन अरूसी कमरे में पहुंचकर भी निगाहें ज़रूर झुकाए रखीं। और फिर हमज़ा की पहली बात सुनते ही जिस तेज़ी से इसकी पलकें ऊपर हुई, देखने वाला इनमें बेयकीनी साफ देख सकता था। मेरी 4 बहनें हैं और एक माँ। तुम मुझे अपनी 5वीं नंद और दूसरी सास ही समझना। ये था पहला जुमला जो नए दुल्हा ने अपनी नए दुल्हन की रूनुमाई करते ही बेहद संजीदगी से कहा तो मयसरा रज़ी की गुज़श्ता 2 माह से जारी तस्बीह को झटका लगा और वो कंग ही हो गई। उसे फौरी तौर पर समझ में ही ना आया कि ये शोखी है या संजीदगी। वो बहुत संजीदा तबा थी, इसके बावजूद वो उसकी तवक्को नहीं कर रही थी। कोई मीठी बात, कोई शोख जुमला ना सही, एक तौसीफ़ी नज़र भी नहीं, इसके दिल को शदीद ठेस लगी थी। फिर इसकी बात का मतलब भी वो समझ नहीं पाई थी। इन्हीं सोचों में उलझते पूरी रात गुजर गई थी। इसका खुरदार रवैया उसे बहुत चुभता था। बड़ी बेटी पाबंदी से बाप को इनके तबीब के पास चेकअप के लिए लेकर जाती। वक्त, सवारी, टेस्ट, रिपोर्ट्स, सबके इंतज़ामात
اور دیکھ بھال میں اس کے شوہر کا پورا تعاون ہوتا۔ دوسرے دن میں دوبارہ آتی بلا ناغہ، امی ابو کو تنہائی کا احساس نہ ہو۔ اس کے شوہر نے اپنے گھر کی اس عارضی بے ترتیبی کا کوئی شکوہ نہ کیا، لیکن یہ ان دونوں کے لیے ہی ممکن تھا کیونکہ وہ بالکل خود مختار تھی۔ دونوں چھٹیاں اس حد تک نہ کر رہی تھی اور نہ کر سکتی تھی۔ میسرہ کا تو ہر ہفتے آنا ہی بہت تھا۔ جب وہ آتی تو اکیلے ہی آتی۔ حمزہ شادی کے رسومات کے بعد ساس سسر سے ملا ہی نہیں تھا۔ میکہ میں میسرہ کو طعنے تو نہ دیتا، لیکن جب بھی کوئی یہ کہتا کہ ان پریکٹسنگ مسلم سے تو ہمارے نان پریکٹسنگ گھرانے بہتر، تو وہ کٹ کر رہ جاتی۔ وہ سب جانتے تھے کہ حمزہ اور اس کے گھر والوں کا اپنا قصور ہے، دین کا نہیں، لیکن اخلاق کا علم تھامنے والوں میں کجی دیکھنے والے کے عقیدے کو متاثر کر جاتی ہے۔ میسرہ اپنے گھر کے ماحول کے سبب کھانا پکانے میں خاص طاق نہ تھی۔ ان سب کاموں کے لیے اس نے آنکھ کھولتے ہی مددگار دیکھے تھے۔ شادی کے بعد اس نے نئے ماحول میں ضم ہونے کے لیے پکانا چاہا تو کم ذائقہ پکانے پر اس کا کچن میں جانا ممنوع کر دیا گیا۔ بی بی چیزوں کا ستیہ ناش نہ کیا کرو، رزق ضائع ہوتا ہے۔ ساس نے مہنگے ٹماٹروں کی پتیلا بھری چٹنی کو زبان پر رکھتے ہی کڑے تیور سے گھورتے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ چٹنی واقعی عجیب سے ذائقہ کی بنی تھی۔ نہ جانے بوا ہنا امی کے گھر اسی ترکیب سے کیسے بناتی تھی۔ ڈھیر بناتی تھی اور پھر بھی ختم ہو جاتی تھی 2 دن میں۔ میسرہ نے دکھے دل سے چولہے پر رکھی ٹماٹر کی چٹنی پر افسردہ نگاہ ڈالی۔ ساس امی کی ڈانٹ نے پیروں کو سن کر دیا تھا۔ تعریف کی امید پر شروع کیا کام سرزنش پر ختم ہو گیا۔ شام کو حمزہ گھر آئے۔ پنیر سینڈوچ کے ساتھ ٹماٹر کی طلب ہوئی تو ٹماٹر چٹنی اور رزق کے ستیہ ناش کرنے کا قصہ بھی دوبارہ چھڑ گیا۔ بہو بیگم سے کہہ دیا میں نے کہ آئندہ کچن جانے کی ضرورت نہیں کچھ پکانے کے لیے۔ امی کی بات سن کر حمزہ نے سینڈوچ پر ہی توجہ مرکوز رکھی اور سامنے بیٹھی میسرہ کے پیر پھر سن ہو گئے۔ اس نے آہ بھری نگاہ حمزہ پر ڈالی کہ وہ اس کے لیے کوئی تو ڈھال مہیا کرے، لیکن اس کی بے تاثر کیفیت سے میسرہ کے دل میں شوہر کے لیے بدظنی پیدا ہو گئی۔ اسے کبھی ترحم والا تعجب ہوتا کہ میسرہ رضی کیا اتنی ارزاں کہ اس سے اس کی ہر مرضی چھین کر بس منکوحہ کا لیبل دیا جائے، لیکن اس کی ان باتوں کا جو جواب اس کے میکے کے پاس تھا وہ دراصل اس کے انتخاب پر ہی اعتراض تھا۔ سویٹ ہارٹ، یہ جو نیک دکھتے ہیں نا، یہی سب سے زیادہ فیک نکلتے ہیں۔ بڑی بہن نے اسے اتنی محبت سے چمٹاتے سرگوشی کی تھی کہ وہ بس اسے دیکھے، کچھ عرصہ اور دیکھ لو، لیکن کوئی فیملی بنانے کی حماقت مت کرنا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بہن نے میسرہ کا ہاتھ تھامے جو سرد تھے۔ رات آئی لیکن راحت نہ لائی۔ عورت کو قرب سے قبل محبت مطلوب ہوتی ہے، جو اسے حمزہ سے روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ اسے لگتا کہ وہ ایک خریدی شے کی مانند اس کے گھر میں ہے، جس پر ہر ایک اپنے حساب سے حاکمیت جتاتا ہے۔ کسی نے کبھی اس کی کسی بھی بات کو سراہا نہیں، اس کو الفت سے نوازا نہیں۔ بس ایک حمزہ تھا جو اس کو نگاہ اور الفاظ کی سوئی نہ چبوتا، لیکن چبونے والوں سے اسے محفوظ بھی نہ کرتا۔ ایسے میں میسرہ کا رنگ روپ کیا سنورتا، وہ زرد پڑنا شروع ہو گئی۔ جذبات کی شدت کے دوران میسرہ کا گریز حمزہ پر کھل کر واضح ہونے لگا تھا۔ وہ چڑھ کر اس کے ساتھ تکلیف دہ حرکت کر جاتا۔ میسرہ کی کھال پر خونی نشانات جا بجا تھے۔ میسرہ تکلیف سے جب ہوش میں آتی تو اس کا دل چاہتا کہ کاش ایک بل ڈاگ وہ بھی حمزہ پر چھوڑ سکتی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا اور فیملی بڑھنے کے آثار شروع ہو گئے۔ اسے بہن کی محبت بھری نصیحت یاد تھی، سو اس نے زندگی کو بہتر دیکھنے سے قبل اس معاملے کو ختم کرنا مناسب سمجھا۔ بس ذرا
सी ही चूक हुई इससे और रिपोर्ट की हार्ड कॉपी हमजा के हाथ लग गई। वो मैके गई हुई थी। वहाँ अम्मी अब्बू के पास बैठी पूरे 6 माह बाद हंस रही थी। शायद दिल में किए फैसले ने उसे इतना शांत कर दिया था कि चहचहाट इसकी आवाज़ में दर आई थी। तुम्हारा इंतखाब कैसा रहा मयसरा? अब्बू ने इतने अचानक गैर मुतवक्को सवाल किया कि वो सवाल का पस मंज़र समझते भी सराहत से बोली, अब्बू वॉल डिज़ाइन अच्छा न बना। मैं तुम्हारे पेंट का नहीं तुम्हारे हमसफ़र का पूछ रहा हूँ। वो चुप की चुप रह गई। अब्बू ज़िंदगी बहुत टफ़ है और टफनेस का आखिरी सिरा किधर है? मुझे दिखाई नहीं देता। इसकी आवाज़ में अज़र्दगी थी। बाप ने अपनी बेटी को बेकरार निगाहों से देखा। जिसने इंसान की नेकी चाही थी अब वो गमगीन थी। मयसरा तुम क्या चाहती हो अब? वो चुप रही। ठीक है, मैं हमजा से बात करता हूँ। हो सकता है बेहतरी की कोई राह निकल आए। वालिदैन की निगाह बेटियों के हालात पर रहनी बेहतर रहती है। मयसरा ने सते हुए चेहरे से बाप को देखा। उसे कहीं मौहूम सी उम्मीद थी कि अबू हमजा से इसकी अलैदगी पर सोचेंगे, लेकिन ये तो गुफ्तगू का सोच रहे हैं। उसे 3रा दिन था। रज़ी साहब ने हमजा को बड़ी मोहब्बत से खाने की दावत दी, जिसे वो कुछ पसो पेश बाद मान गया। हमजा आया। खाना अच्छे माहौल में खाया गया। मयसरा सुर्ख लिपस्टिक के साथ सुर्ख आवेज़ों में बहुत दिलकश लग रही थी। मियाँ की निगाहें इस पर गाहे बगाहे उठती, मगर वो बेनियाजी से खाने और फिर काम में मसरूफ़ रही। वो अपनी पसंद के हिसाब से तैयार हुई थी। हमजा की मौजूदगी से उसे कोई फ़र्क न पड़ रहा था। इसका दिल बहुत ज़ख्मी था। हाँ तो बेटा मयसरा आपको कैसी बीवी लगी? अब्बू ने कहवा पीते सरसरी अंदाज में हमजा को मुखातिब किया। मयसरा अच्छी बीवी नहीं है अंकल। इसके इतने सपाट जवाब ने कमरे में यकदम सन्नाटा तारी कर दिया। मुसलमा रज़ी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन मियाँ के तासुरात पहचान कर खामोश रहीं। रज़ी साहब ने फिर लम्हा भर के सकूत के बाद कहकहा लगाते दामाद के कंधे पर हाथ रखा। मयसरा बेटी तो बहुत अच्छी है, बीवी अच्छी अगर नहीं तो मतलब है कि मियाँ से शिकायत होगी इसे। और बेटा मुझे इन सारी शिकायतों का इल्म है। हमजा ने पहलू बदलकर मयसरा पर नज़र डाली और खड़ा हो गया। ठीक है, जब इनकी शिकायतें ना रहें तो भेज दीजिएगा मेरे घर। रज़ीउल्लाह साहब ने छड़ी के सहारे खड़े होते बेटी पर निगाह डाली, जिसके चेहरे पर जाला सा बन रहा था। हमजा मेरी बेटी ने नेक मर्द चाहा था और नेक मर्द बीवी को मार्जन देते हैं। इनकी कमज़ोरियों के बावजूद हमारी बेटी मयसरा भी अच्छी इंसान है। कुछ तवक्कुफ़ के बाद वो मजबूत लहजे में बोले तो हमजा ने गर्दन घुमाकर बेइख्तियार बीवी को देखा। परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू इसके वजूद को सहर अंगेज़ कर रही थी। चलो, उसने यकदम मयसरा की कलाई पकड़ ली। माँ बाप दोनों ही खामोश थे। वो चाहती थी कि झटके से हाथ छुड़ा ले, लेकिन अब्बू ने मुदाखलत की। तुम बाहर चलो, ये अपना हैंड बैग लेकर आ रही है। रज़ी साहब की बात सुनकर वो लब भेंचता बाहर की जानिब रवाना हुआ तो वो बेइख्तियार माँ के गले लगकर सिसक कर रोने लगी। मामा मेरा वहाँ दम घुटता है। वो लोग मुझे ब्लेड जैसे लगते हैं। मेरी बेटी, मेरी मयसरा, मुझे उम्मीद है तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरी के आसार नज़र आने शुरू होने वाले हैं इंशाअल्लाह। हम तुम्हारे साथ हैं बेटा। बाप ने उसे कंधे से लगाकर माथा चूमा और गेट के बाहर खड़ी गाड़ी में उसको बैठता देखकर आसमान की जानिब देखा, जो बहुत रोशन था। लगता था कि पिछली रात तहज्जुद में मयसरा की आसानियों के लिए मांगी दुआ रब तक पहुंच चुकी है। फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम फ्रेंड्स में शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वेलकम टू माय चैनल। आप ऐसे भी